मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार तनाव से बड़े शहरों के निवासी देहात में रहने वाले कहीं अधिक ग्रस्त पाए जाते हैं। इसके कारण के बारे में उनका मानना है कि गांवों का जीवन सीधा और सरल है, जबकि शहरों का जीवन मशीन बनकर रह गया है। जीवन शैली का यह भेद बहुत महत्वपूर्ण है। एक को साधारण कपड़े और साधारण भोजन में संतोष है, तो दूसरा अधिक से अधिक चमक दमक बटोरना चाहता है। कामनाओं की भाड़ से मन चिंताओं और विक्षोभों में डूबा रहे, यह स्वाभाविक है। सितार के तारों को अधिक कड़ा करते जाएं तो वे टूट जाएंगे। इसी प्रकार मनस्थिति यदि अव्यवस्थित व तनावपूर्ण रहे तो उसकी प्रतिक्रिया समूचे जीवन को तोड़ मरोड़ कर रख देती है। मनोवैज्ञानिक आर.एस. लाजरस ने अपनी रचना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड द कॉपिंग प्रोसेस में इसका प्रमुख कारण खुद की मनस्थिति एवं सामाजिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों में होने वाले उतार चढ़ाव को बताया है। यह उतार चढ़ाव मुख्य रूप से दो तथ्यों पर टिका है। पहला, व्यक्ति की समाज से मांग, दूसरा मांग के प्रति उसकी स्वयं की मानसिकता। अधिकांश लोग समाज से मांगे रखते हैं, जबकि समाज को देने की क्षमता सीमित है। ऐसी दशा में स्वाभाविक है कि मनस्थिति अस्त व्यस्त हो चले। इच्छाओं की बाढ़ को रोककर परिस्थितियों से तालमेल बिठाना हमें सीखना होगा। लोगों का साथ निभाने की कला हमें आनी चाहिए। आदमी मिट्टी के खिलौने नहीं है जो जब चाहे जहां हटाए बदले जा सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें इच्छा या अनिच्छा से रहना ही पड़ेगा। पड़ोस में जो लोग बसे हैं उनके घर को नहीं उखाड़ फेंका जा सकता और न ही अपने खेत खलियान को छोड़कर किसी दूर देश में घोंसला बनाया जा सकता है। पड़ोसी जैसे भी हैं, आखिर रहना तो उन्हीं के साथ पड़ेगा। जरूरी नहीं वे समझने बुझने से हमारी मन मर्जी के अनुसार चलने लगे। यही बात कुटुंबियों परिवारीजनों के संबंध में भी है। बूढ़े माँ बाप, जवान भाई भावज, सयाने लड़की लड़के, धर्म पत्नी, इन सब की आदतें अपनी मर्जी के अनुरूप हों यह कोई जरूरी नहीं। जिस तरह हर आदमी की शक्ल में अंतर होता है, उसी प्रकार उसका व्यक्तित्व भी न जाने कितनी अच्छी खराब विशेषताओं से जुड़ा रहता है। कुछ इनमें से बदलती रहती है। अच्छे बुरे बन जाते हैं और बुरे अच्छे। अरुचि की स्थिति पैदा होते ही उन्हें हटा दिया जाए, खुद हट जाए या अपनी मर्जी का सुधार कर लिया जाए, ये तीनों बातें कठिन है। सरल यही है कि हमें जिन लोगों के साथ रहना पड़े उनके साथ इस तरह गुजर बसर करें, तालमेल बिठाएं कि आए दिन की टकराव पैदा हुए बिना समय गुजरता रहे और यथासंभव सहयोग की संभावनाएं बढ़ती रहें। घुटन को हार की तरह छाती से चिपटाए रहना ठीक नहीं। एक बात सामने आई, उस पर विचार किया और सिनेमा की फिल्म की तरह दिमाग के पर्दे से हटा दिया। जब हम फेफड़े में सांस को रोके नहीं रख सकते तो किसी विक्षोभ को ही मन में जमा कर दबाकर क्यों बैठे रहें? नई सांस लेने के लिए जरूरी है कि पुरानी सांस बाहर निकले। भविष्य का निर्माण करने वाले विचारों को आमंत्रित करने के लिए जरूरी है जो बीत चुका उसकी कष्टदायी यादों को विस्मरण के गड्ढे में ढकेलकर छुटकारा पाएं।
खाली बैठे रहने पर ना जाने कितनी इच्छाएं, कामनाएं, उटपटांग विचार मन में उमड़ा करते हैं। इनसे पिंड छुड़ाने का सरल तरीका यह भी है कि खालीपन दूर किया जाए। बहुत से काम ऐसे हैं जो मानसिक गड़बड़ी के में भी किए जा सकते हैं। झाड़ू लगाना, कपड़े धोना जैसे काम अभ्यस्त हाथ करते रह सकते हैं। तैरना, खेलना, किसी काम से दूसरी जगह चले जाना जैसे छोटे परिवर्तन उत्तेजित मनस्थिति को हल्की कर सकते हैं। दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षा करना न करना भी एक कारगर उपाय है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि बाप बेटे से बहुत अधिक आशाएं रखता है। उसके द्वारा हवाई किले बनाए जाने के सपने देखे जाते हैं। इसी प्रकार तमाम तरह की अपेक्षाएं पड़ोसियों, कुटुंबियों, रिश्ते नातेदारों से की जाती है। ये सभी पूरी होने से तो रही, न पूरी होने की स्थिति में मन को विक्षुब्ध होना पड़ता है। यह विक्षुब्धता यह विक्षुब्धता जन्य तनाव से बचने के लिए जरूरी है कि अपनी अपेक्षाओं को कम से कम रखा जाए, अपनी मांगों को सिकोड़ा जाए। इसके लिए मन को प्रशिक्षित करना होगा। मन तो छोटे बच्चे की तरह है, जिस किसी चीज को पाने के लिए दौड़ पड़ता है, न पाने पर रोता मचलता है। यह रोने मचलने की स्थिति ही तो तनाव है। वह न रोए मचले, इसके लिए तरह तरह के उदाहरण उसके सामने रखने होंगे। दुनिया के ख्याति प्राप्त रसायनज्ञ डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय अपने वेतन के छोटे से छोटे हिस्से से अपना काम चला लेते थे। शेष धन गरीब विद्यार्थियों, सेवाभावी संस्थानों में नियोजित करते थे। मांगे कम रखने का मतलब है इस स्थिति से स्थायी रूप से छुटकारा पाना। यही बात परिवेश परिस्थितियों के संबंध में है। बात घर परिवार, अड़ोस पड़ोस की हो या दफ्तर कार्यालय की हो, जब भी कोई ऐसी समस्या उठे तो शांत मनस्थिति रखकर विचार करने का प्रयास करना चाहिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती, गलती दोनों ओर से होती है। इसमें अपनी गलती कहाँ है, उसे ढूंढकर दूर करने की कोशिश की जाए। प्राय होता यह है कि छोटी सी बात को बड़ा बना दिया जाता है। तिल का ताड़ बनाने वाली इस आदत की वजह से न जाने कितने लोग मन का विक्षोभ भुगतते रहते हैं। थोड़ी समझदारी बरत लेने, संगति बिठाकर चलने में किसी तरह की तनावजन्य स्थिति का न आना स्वाभाविक है। काम की चिंताओं को बोझ का सॉरी काम की चिंताओं का बोझ दफ्तर या कार्यस्थल पर ही रहने देना ठीक है। हर समय इसे बेवजह ढोने में कोई भलाई नहीं, क्योंकि इस तरह काम को पूरा किया नहीं जा सकता। सिर्फ उधेड़बुन के कारण तनाव हाथ लगता है। जिस समय काम करे पूरे मनोयोग से करे, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर रखे करें। उसके बाद तो उसी वजह जगह छोड़कर हंसी खुशी की हल्की फुल्की जिंदगी जीना ही अच्छा है। धीरे धीरे किंतु लगातार इस तथ्य पर अमल करने से ऐसी स्थिति आने नहीं पाती। मानसिक स्तर व जीवन क्रम को ऐसा संजोया जाए, इस प्रकार सुसंयत किया जाए कि आए दिन की तनावजन्य परेशानियों का सामना ही न करना पड़े। चिंतन और जीवन शैली में ठीक तरह से सामंजस्य बिठाकर चलने और हंसने हंसाने की आदतों को अपनाकर तनाव से एवं तज्जन्य व्यथाओं से सहज ही छुटकारा पाया जा सकता है। भैया यहीं तक है ना? जी जी दीदी, जी जी, धन्यवाद।
ठीक है। सॉरी भैया, इतनी थोड़ी थोड़ी गलती हो गई आज। नहीं नहीं दीदी, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बात करी आपने। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आभार। बस 1 मिनट का समय था दीदी, इसको हम लोग बात करते हैं इस पर। जी, क्षमा करें, थोड़ा सा विलम्ब हुआ इसमें। मेरा मोबाइल डाउन हो गया था इसको। तो ये चैप्टर जो है, मनस्थिति को सुव्यवस्थित बनाया जाए, ये हम सभी के साथ में समस्या रहती है कि मनस्थिति अव्यवस्थित हो जाती है। जो मनस्थिति को सुव्यवस्थित बनाने की कला जानते हैं, वो हमेशा शांति से, संतोष से रहते हैं और दूसरों को भी समाधान दे पाते हैं, दूसरों की समस्या के भी समाधान दे पाते हैं। लेकिन जिनको ये कला मालूम नहीं, सामान्यतः मनस्थिति को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित रखने की कला सब लोगों के पास नहीं होती है, तो वे खुद तो अपने जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं, अपनी समस्याओं से दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। अब देखिए, कितनी बढ़िया इसमें ये बातें कही गई हैं, इसको विचार करने योग्य है और इसमें कारण भी बताए गए हैं। मनस्थिति को सुव्यवस्थित बनाए, मानसिक अस्त व्यस्तता की स्थिति तनाव कहलाती है। तो जब मनस्थिति अस्त व्यस्त रहती है, तो अस्त व्यस्त मनस्थिति का मतलब ये हो गया कि किसी भी कार्य को सिलसिलेवार ना किया जाए और कहीं पर जो कार्य हो रहा हो, किसी समय जो है किसी कार्य की और किसी समय किसी कार्य की हमारी मनस्थिति बनी रहे। एक कार्य कर रहे हैं तो दूसरे कार्य की चिंता हमें खाती रहे उसमें, तो वो भी कार्य अच्छे से पूरा नहीं होगा और दूसरा कार्य भी जो है उसकी चिंता भी लगी हुई है हमें। तो ये कहा है कि काम के दबाव से उत्पन्न तनाव को विश्राम से दूर किया जा सकता है, पर चिंताओं से उत्पन्न होने वाला तनाव विश्राम की स्थिति उत्पन्न होने नहीं देता, बस तो स्थिति लगातार बिगड़ती रहती है। तो अब इसमें ये बताया गया है कि कि अब मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन कर रहे हैं, बड़ी सुंदर बात को बताया गया है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार तनाव से बड़े शहरों के निवासी देहात में रहने वालों की अपेक्षा कहीं अधिक ग्रसित पाए जाते हैं। देहात में रहने वालों को बहुत ज्यादा तनाव नहीं पाया जाता है, और ये आज भी ये बात सच है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है कि वो लोग बहुत कम तनावग्रस्त रहते हैं। शहर में रहने वालों का जीवन ज्यादा तनावग्रस्त रहता है। क्यों? क्योंकि जो है इसके कारण के बारे में उनका मानना है, गांव का जीवन सीधा और सरल है, जबकि शहरों का जीवन मशीन बनकर रह गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब तो गांव में भी धीरे धीरे स्थिति बनने लगी है, लोगों ने जैसे जैसे शहरों का अनुसरण करना चालू किया है, तो गांव में ये स्थिति बनने लगी है। लेकिन फिर भी अभी गांव में बहुत, जब हम लोग गांव जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि अभी भी बहुत कर गांव के लोग जो है संतुष्टि वाली स्थिति में रहते हैं। आज भी गांव में अभी ये है कि हर हर किसी बच्चे के पास में, आज तो शहर के हर किसी बच्चे के पास में गैजेट है, मोबाइल है।
गाँव में हर किसी बच्चे के पास में अभी ये सुविधा नहीं बनी कि उन्हें मोबाइल फ़ोन उनके पास हो, और मोबाइल फ़ोन की लग्ज़री उनको जो है हमेशा मोबाइल फ़ोन में व्यस्त रहना, और ये सब ना हो। बिल्कुल सादा जीवन उनका होता है। उनकी बेसिक आवश्यकताएँ पूरी होने के बाद में उनके पास जो भी श्रम शक्ति बढ़ती है उसको अपनी योग्यता में लगाते हैं। बेसिक आवश्यकता उनकी रोटी, कपड़ा, मकान जो बहुत ही स्वल्प साधनों में पूरी हो जाती हैं। उनको वहाँ पर ये देखा गया है कि उनकी जो बेसिक आवश्यकताएँ हैं, वो 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 बेसिक आवश्यकताएँ बेसिक ही तरीके से ही आधारभूत जो हमारी आवश्यकता है उसी तरीके से ही पूरी होती हैं। लेकिन शहर में जो आधारभूत आवश्यकताएँ हैं, उनको पूरा करने के तरीके ही आज के जीवन में तनावपूर्ण हो गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को रोटी ही खानी है, अगर भूख लगी है, तो भोजन भी करना है, तो भोजन में भी शहर का व्यक्ति स्टैंडर्ड देखता है, वो सब देखता है कि भोजन करना है तो आजकल जो है धीरे-धीरे एक तो ये परंपरा बनती जा रही है कि 60 से 70% लोगों के घर में जो है धीरे-धीरे करके काम करने वाले जो ये इसमें काम वाली बाई लगती जा रही हैं धीरे-धीरे करके। और फिर उसमें जो और ये भी एक बड़ा बड़ा फैशन इसमें बनता चला है, जबकि बहुत ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि बहुत सारी महिला वर्किंग रहती हैं, लेकिन जो वर्किंग नहीं है उनके यहाँ भी इस तरीके से बहुत सारी मेड लगी हुई हैं। तो जो सामान्य भी घर के काम हैं, जो अपनी रोज़मर्रा की अपनी जो है ये जिसको ये कहना चाहिए उससे जीवन से जुड़े हुए हैं, बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जीवन से जुड़े हुए हैं, रोटी, कपड़ा, मकान से जुड़े हुए हैं। चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे अपना भोजन को बनाना हो, चाहे अपना जो है कपड़ों को धुलना हो, ये सारे काम भी जो है आजकल देखा-देखी धीरे-धीरे ये और इसके बाद में भी व्यक्ति रेस्टोरेंट में और बाहर जाके खाने में ये अपना वो महसूस करता है, अपना एक इसको कहते हैं कि बड़प्पन महसूस करता है। और कि हम सप्ताह में 2 दिन रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं और ये ज़रूरी मान लिया गया है, इसको स्टेटस का सिंबल बताया जाने लगा कि हम सप्ताह में 2 दिन कम से कम जो है, बाहर खाना खाने जाते हैं। तो जितने बजट में पूरे हफ्ते भर खाना खाया जा सकता है, उतने बजट में व्यक्ति 2 दिन में जो है, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट में खर्च हो जाता है। जहाँ पर एक चीज़ को जो है 5 गुना दाम पे वो लोग देते हैं। तो ऐसे करके ये इसमें यही बताया हुआ है कि गाँव का जीवन सीधा सरल है और शहरों का जीवन मशीन बनकर रह गया है। मशीन इसलिए बना है क्योंकि अतिरिक्त जब खर्चे बढ़ रहे हैं, जैसे कल ही बात चल रही थी कि हम लोगों ने छोटी-छोटी बातों का अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है। हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, चाहे रिक्वायरमेंट है चाहे नहीं है, 4 पहिए की। इसलिए है कि हम ये हम यहाँ पर जॉब करते हैं और ये है। बस इसलिए जो है हमारे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, भले ही हमें उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। हमारे पास जो है कितना ये होना चाहिए, हमारे पास इतना बड़ा मकान होना चाहिए, इतना सब होना चाहिए। ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे जो है, इसने कहीं न कहीं शहर के जीवन को एक मशीन बना दिया है। तो ये जीवन शैली का यह भेद बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने कहा ये भेद बहुत महत्वपूर्ण है। एक को साधारण कपड़े, साधारण भोजन में संतोष है, तो दूसरा अधिक से अधिक चमक-दमक बटोरना चाहता है। कामनाओं की बाढ़ में मन चिंता और विक्षोभ में डूबा रहे स्वाभाविक है। तो ये कामनाएँ जैसे-जैसे बढ़ती हुई चली आ रही हैं, हमने पहले देखा गाँव में अ, जो लोग थे कितना सादगी से पहले रहते थे। आज से 20 वर्ष पहले की अगर गाँव की लाइफ़ हम लोग देखें, तो 20-25 वर्ष पहले की लाइफ़ देखें तो लोग जितना भी खाने-पीने की अधिकतर सामान जो है वो अपने खेतों में, घरों में पैदा कर लिया करते थे। पैसे की बहुत आवश्यकता उन्हें पड़ती नहीं थी वहाँ पर। सब्जियाँ हों चाहे वो हों और इस तरीके से उसको मेंटेन करके रखा जाता था कि पूरा साल भर अगर सब्जी नहीं भी चलती है तो उसके अल्टरनेट में कुछ न कुछ इस तरीके से बना लिया जाता था कि वो पूरा साल भर बाज़ार से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो बिना डिपेंडेंसी के व्यक्ति का जीवन बड़ा आनंद से उसका चलता था। आजकल तो बहुत ज़्यादा दूध से अधिक उत्पाद बेचने चालू कर दिए हैं। पहले लोगों को फ्री में दूध और मट्ठा जो है आराम से प्राप्त हो जाता था, जिसके यहाँ दूध के उपलब्ध नहीं है पशु पूरा समय दूध तो नहीं देते हैं लेकिन जिनके उपलब्ध नहीं है, तो उनको जो है पड़ोसी के यहाँ से अपना दूध, मट्ठा वगैरह वो सब उपलब्ध हो जाता था और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा उन्हें खर्च भी नहीं करना पड़ता था। मट्ठा इत्यादि तो वैसे ही फ्री में मिल जाता था।
तो ऐसे करके उनका सारा जो है बेसिक नीड इस तरीके से पूरी होती रहती कि जो शहर में बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरा इसमें एक चीज और ये बताई गई है कि जब ये जो है अ, इच्छाएं हमारी पहाड़ जैसी हो जाती हैं, इच्छाएं हमारी पहाड़ जैसी हो जाती हैं, एक चीज और इसमें ये बताया गया है कि कि इसमें पारस्परिक संबंधों में जो है मनमुटाव आना, उतार चढ़ाव, ये भी ये है। ये उतार चढ़ाव मुख्य रूप से दो तथ्यों पर टिका हुआ है। पहला, व्यक्ति की समाज में मांग। दूसरा, मांग के प्रति अपनी स्वयं की मानसिकता। अधिकांश लोग समाज से असीमित मांगते रहते हैं, जबकि समाज को देने की क्षमता सीमित। तो बहुत अधिक समाज से हम लोग अपेक्षाएं रखते हैं, तो उस स्थिति में भी जो है कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, वो इतना इस तरीके से व्यवहार करें, या फिर जो है हमें ये मिलना चाहिए, देश को हमारे लिए ये करना चाहिए, सड़कें बढ़िया होनी चाहिए, और जो है पानी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन हम कितना कर पा रहे हैं, हम कितना दे पा रहे हैं देश को, ये जो है कोई सोचता नहीं है। हम लोग जो है इसमें, जबकि टैक्स देने की बात आती तो उसमें भी हम लोग जो है कटौती कर लेते हैं। तो इतना भी हम लोग, लेकिन अपेक्षा हमारी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर होती है कि देश हमारी सिक्योरिटी और सुरक्षा की भी व्यवस्था करे पूरी, और बेसिक हमारी नीड्स की भी जो है, जिसमें सड़क हो गया, पानी हो गया, पानी का निकास, और ये सारी चीजों को देखकर व्यवस्था करे। तो अगर ये अपेक्षाएं भी हम लोग अपनी घटाते हैं और अधिक कितना अपना जो है खुद से जो है इसमें अपनी मानसिकता को बनाकर और उसमें संतुलित, उसमें संतोष करते हैं, तो इससे भी बहुत सारी हमारा तनाव ये कम होता है। इच्छाओं की बाढ़ को रोककर परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना हमें सीखना होगा। ये भी बहुत बढ़िया बात इसमें कही है कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग हमारी मनस्थिति के मिले। तो ये तालमेल बिठाना एक बहुत बड़ी बात है। इसी के कारण जो है घरों में और हमारे समाज में बहुत सारे विग्रह खड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि तालमेल बैठाया जाए। अब जो है लोगों के साथ, लोगों का साथ लोगों का साथ निभाने की कला हमें आनी चाहिए। और आधी मिट्टी के खिलौने नहीं है जो जब उठाए जाए, उठाए हटाए बदले जा सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें इच्छा अनिच्छा रहना ही पड़ता है। तो इस तरीके से जो है व्यक्ति थोड़ा सा जितना आध्यात्मिक, जब व्यक्ति अध्यात्म में आता है तो थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट बनने लगता है। क्योंकि अध्यात्म में जो ये जो शिक्षा दी जाती है, ये जब जो उसमें दी जाती है कि, क्योंकि संसार तो हमारे अहंकार की पुष्टि करता है, अहंकार को बढ़ाता है। अहंकार जितना बढ़ेगा उतना हमारा जो है इसमें ये होगा, संसारिक कामनाएं हमारी इसी तरीके से पूरी होती, जितना जितना हमारा अहंकार बढ़े। और अध्यात्म अहंकार घटाने की बात करता है। आत्मिक प्रगति तब तब होती है जब व्यक्ति जो है अपने अहंकार का त्याग करता रहता है। और जैसे जैसे अहंकार का त्याग करता है, वैसे वैसे उसका सामंजस्य और तालमेल भी जो अपने आसपास वालों के साथ में बैठने लगता है। तो इसको कला कही गई है। ये अगर ये कला आ जाए, हम जो है फिर आसपास के लोगों से भी कभी व्यथित नहीं होंगे, जैसे जो है उनके साथ में भी हमारा व्यवहार, चाहे हमारे कुटुंबी परिवार ही हैं, चाहे हमारे पड़ोसी हैं, तो उनसे भी हमारा व्यवहार एक समस्थिति का, सामान्य स्थिति का बन जाएगा। इसमें फिर यहाँ पर भी हमारी मनस्थिति बढ़िया बनी रहेगी। अब इसमें एक और बात कही, घुटन की हार को घुटन को हार की तरह छाती से चिपकाए रहना ठीक नहीं। एक बात सामने आई, उस पर विचार किया, सिनेमा की फिल्म की तरह पर्दे से हटा दिया। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि जब कभी किसी ने कोई बात कह दी या कुछ हो गया, कोई ऐसी बात हो गई, कोई जीवन में ऐसी घटना घट गई, उसको भी हार के तरीके से चिपकाए नहीं रहना चाहिए, और उसको जितनी जल्दी छोड़ दे। लोग जानबूझ के उसको जो है वो प्रयास करते हैं, बार बार किसी तरीके से उसको याद करने की कोशिश। आजकल समाज भी इस तरीके से बन गया, लोग भी ऐसे बन गए हैं। आ, ऐसा नहीं है कि उसको भूलने के लिए कहा जाए, जानबूझकर जो है उसको उसी बात को और वो परिस्थिति को याद दिलाते हैं, जिससे व्यक्ति के अंदर जो है वो घाव फिर हरा हो जाता है। तो इस तरीके अगर कोई बात बनती है तो उसको जो है ये ठीक नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि उसको सिनेमा की फिल्म की तरीके से दिमाग के पर्दे से हटा देना चाहिए। कला है, इसको इतनी तरीके से, ये इतना जल्दी ये चीजें नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर इसके लिए प्रैक्टिस की जाए तो ये हो सकता है।
लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? भविष्य का निर्माण करने वाले विचारों को आमंत्रित करने के लिए जरूरी जो बीत चुका है उसकी कष्टदायी यादों को विस्मरण के गड्ढे में धकेल दिया जाए। विस्मरण के गड्ढे में ढकेल दिया उसे छुटकारा पाया जाए। और विस्मृत करने के लिए अपने आप को जो है किसी न किसी दूसरे विषय पे व्यक्ति को लगाना चाहिए। दूसरे विषय पे नहीं लगेगा तो मन तो की तो यही बात है कि मन जितना नकारात्मक पक्ष होता है उस पर ज्यादा चिंतन मनन करता है। और इसमें बताई गई है खाली बैठे रहने पर न जब कितने इच्छाएं कामनाएं ऊटपटांग विचार मन में उलझते हैं। इससे पिंड छुड़ाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि खालीपन दूर किया जाए। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो मानसिक गड़बड़ी में भी किए जा सकते हैं। तो अगर कहीं मानसिक गड़बड़ी हो जाए तो घर के जितने अधिक से अधिक काम हम लोग कर सकते हैं इसमें बताए गए हैं। झाड़ू लगाना, कपड़े धुलना, ये ऐसे काम है कि अभ्यस्त हाथों से करते रह जा सकते हैं। तैरना तैरना, खेलना, किसी काम से दूसरी जगह चले जाना जैसे छोटे परिवर्तन उत्तेजित मनस्थिति को हल्का कर सकते हैं। ये भी प्रयोग किया जा सकता है और ये बहुत बढ़िया प्रयोग होता है। जितनी जितनी जल्दी कोई व्यक्ति काम में लगता है, किसी दूसरे काम में लगता है, तो उतनी जल्दी अपने दुख को, दर्द को, गम को वो भूल जाता है। तो इसलिए जो है ये भी प्रयास इसमें ये किया जा सकता है, या फिर अपने साथ कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए तो ऐसे छोटे छोटे कामों में अपने मन को लगाकर शांत और संतुलित बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है ये कहा गया है। दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षा रखने की बात इसमें जो बताई गई है कि दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षा भी अगर ये कर ली जाए तो इससे भी दिक्कत आती है। इससे भी जो है सामान्यतः ये देखा जाता है कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा आशाएं कर लेता है ना, तो जब वो आशाएं अपेक्षाएं टूटती हैं तो पूरी तो होती नहीं है, तो फिर मन विक्षुब्ध हो जाता है। तो इस विक्षुब्ध जन्य तनाव से बचने के लिए जरूरी कि अपनी अपेक्षाओं को कम से कम रखा जाए, अपनी मांगों को सिकोड़ा जाए। इसके लिए मन को प्रशिक्षित करना होगा। मन को प्रशिक्षित करना है कि अपनी अपेक्षाओं को वो कम करे, समाज से या अपने परिवार से या दूसरों से ये करे। अध्यात्म में तो परावलंबन कहा गया है कि ये तो बड़ा ये होता है ना, परावलंबी बने रहना। तो उसमें जो है उसके लिए तो बस यही है कि अपनी अपेक्षाएं हैं, अपना जितना अधिक से अधिक अपने ऊपर निर्भर रहा जाए उतना बढ़िया है। दूसरों पे निर्भर ना रहा जाए। जितनी दूसरों पर निर्भरता बढ़ेगी उतनी हमारी अपेक्षा भी उनसे बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो इनको सिकोड़ा जाए धीरे धीरे करके जो है। हमारी जितनी जो अपेक्षाएं, हम जिस प्रकार की हम लोग खुद जानते हैं कि हमारी क्या अपेक्षाएं हमारे परिवारजनों से, समाजजनों से होती हैं, क्या उनमें से कुछ अपेक्षाओं को कम कर सकते हैं? अगर कम कर सकते तो एक एक करके हमें उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयास एक दिन में नहीं होता है। इस प्रयास के लिए हमें जो है बड़ी शिद्दत से, मेहनत से हमें लगना पड़ता है। और धीरे धीरे वो इसी को साधना मानना चाहिए। इसी को जो है, यही हम लोग जो साधना में जो ये 12 तपों की चर्चा करते हैं, तो ये जो कर्षण तप हो गया, कर्षण तप यही है। कर्षण तप जो में यही किया जाता है, डिपेंडेंसी दूसरे पे कम की जाती है। तितिक्षा तप में यही किया जाता है कि जो है संसाधनों के बिना रहने की आदत अपने आप को डाली जाती है। तो वास्तव में तपश्चर्याएं ही हैं। अब व्यवहारिक रूप में हम लोग इन्हें करेंगे तो इससे फायदा होगा कि हमारी मनस्थिति व्यवस्थित बनी रहेगी। और आध्यात्मिक फायदा ये मिलेगा कि हमारे अंदर आत्मबल बढ़ेगा, हमारे अंदर तप और तेज बढ़ेगा। तो ये इसको जो है इसका दोहरा फायदा होता है। दुनिया के ख्याति प्राप्त रसायनज्ञ एवं रसायनज्ञ जो थे, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, अपने वेतन को छोटे से हिस्से में अपना काम चला लेते। शेष गरीब विद्यार्थियों सेवाभावी संस्थानों में नियोजित कर देते थे। मांगे कम रखने का मतलब इस स्थिति से स्थायी रूप से छुटकारा पाना। देखिए कितनी बढ़िया बात इसमें की है प्रफुल्ल चंद्र राय की। चाहे हम लोग जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो हम उस दिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वो पढ़ रहे थे। जीवनी गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है पूरी उनके ऊपर, छोटी सी पुस्तक है। तो उसको पढ़ रहे थे तो कितना बड़ा काम ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। काम तभी कर पाए जब अपनी इच्छाओं को सीमित रख पाए, अपनी अपेक्षाओं को बहुत सीमित रखा उन्होंने। और समाज को कितना दे सकते थे, समाज को देने के लिए। और उन्होंने जो है कितना दिया हम लोग जानते नहीं है। जब हम लोग उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो कहते हैं ये छोटी छोटी चीजें तो हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जानते हैं कि बहुत गरीब घर से थे, बहुत आउटस्टैंडिंग प्रतिभा के थे। और आउटस्टैंडिंग प्रतिभा के थे, और जब वो उन्होंने नौकरी करना चालू किया तो नौकरी में से जो है अपना काम 500 रुपए की, उसमें से अपना काम जो है 50 रुपए में चलाकर 450 दे देते थे। उनको छात्रवृत्ति भी मिलती थी। उनको वजीफा, अपने इंटेलिजेंट थे पढ़ने में, तो जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे उनको वहाँ छात्रवृत्ति मिलती थी उसमें,
स्कॉलरशिप जो है वो पूरी की पूरी स्कॉलरशिप को जो है जो कमजोर असहाय बच्चे थे उनको, क्योंकि उन्होंने उन्होंने जो वैसी परिस्थितियां देखी थी कि प्रतिदिन जो है एक समय भोजन करके उन्हें रहना पड़ता था। उनके पिताजी इतना नहीं कर पाते थे, ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाते थे कि उन्हें 2 समय का भोजन भी मिले। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी पिताजी की ये उनकी इच्छा थी कि वो जो है एक पढ़ लिख के और एक बहुत उच्च पद पर पहुंचे। ऐसी परिस्थितियों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना जो है ये जीवन शुरू किया, उसमें ये किया, इतनी कठिन परिस्थितियों में रहते। तो उन्होंने जो है कभी अपनी छात्रवृत्ति को भी खुद प्रयोग नहीं करते थे, जबकि उन्हें तब भी एक समय ही खाना पड़ता था, एक समय उपवास रखना पड़ता था उन्हें। लेकिन फिर भी जो है वो दूसरों को ये कर देते थे। तो आगे चल के धीरे धीरे जब वो एक उच्च पद पर पहुंचे, उसके बाद में भी जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने 100 जो है अपने पूरे खुद अथक प्रयास करके, अंग्रेज सरकार थी उस समय, अंग्रेज सरकार से मिलके अथक प्रयास करके, और उसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, 100 संस्कृत विद्यालयों की इन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल में जो है स्थापना की। ये बहुत बड़ा काम वो करके चले गए। तो ऐसे महान लोग ऐसे तभी काम कर सकते हैं जब अपनी इच्छाओं को कम से कम करके अपनी शक्ति को बहुत अधिक से अधिक बचाएं। तभी इस शक्ति को जो है दूसरे समाज के लिए नियोजित किया जा सकता है। तो यही इसमें ये कहा गया है कि मांगे कम रखने का मतलब है कि स्थिति से स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाए, तो वो तो मिल ही जाएगा स्थायी रूप से छुटकारा, अपेक्षाएं मांगे कम रहेंगी। दूसरा ये फायदा मिलेगा कि क्षमताएं बच जाएंगी, उसको समाज के लिए नियोजित करेंगे तो एक अपना उद्देश्य, इस जीवन का उद्देश्य भी पूरा होगा, समाज का प्रेम और सम्मान स्नेह भी हम लोग को मिलेगा। यहाँ बात परिवेश परिस्थितियों के संबंध में है। बात घर परिवार आस पड़ोस की हो या दफ्तर कार्यालय की, जब भी कोई ऐसी समस्या उठे तो शांत मनस्थिति रखकर विचार करने का प्रयास करना चाहिए। ये भी जो है दिक्कत परेशानियां आती हैं कि कभी कोई बात उठ जाती है तो व्यक्ति हमेशा एक पक्षीय सोचता है, हमारी गलती क्या है वो कभी नहीं सोचता है। भले ही छोटी छोटी गलती हो, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। हमारी थोड़ी गलती हो, किसी हो सकता है किसी दूसरे की ज्यादा गलती, लेकिन गलती हमारी भी रही होगी, कुछ ना कुछ जरूर होगी, तभी जो है उसमें जो है ताली बजी और उसमें जो है ये पैदा हुआ है। तो इसलिए इसको शांत मनस्थिति के साथ सोचने का प्रयास करना चाहिए, और अगर थोड़ी भी तनिक भी अपनी गलती है तो फिर इस बात को मानकर और इसको जो है वहीं से वहीं अपने मनस्थिति से समाप्त करने का ये होना चाहिए। प्राय होता यह है कि छोटी सी बात को बड़ा बना दिया जाता है, तिल का ताड़ बनाने वाली इस आदत को की वजह से न जाने कितने लोग मन में विक्षोभ भुगतते रहते हैं। तो तिल का ताड़, एक तो अपने से ही तिल का ताड़ बना लिया, और जब तिल का ताड़ बन गया तो अपन ही जो है फिर उसका विक्षोभ भी भुगत रहे हैं, अपने ऊपर उसका बोझ भुगत रहे हैं। किसी दूसरे को नुकसान थोड़ी हो रहा है, अपने ही अंदर जो है आवेशित होके और अपने ही अंदर जो है पूरा का पूरा विष पैदा हो रहा है, खोल रहा है अपना ही अंतःकरण। तो इसलिए जो है उसको बात को उससे अपनी उसको शांत मनस्थिति से विचार करके और उसको जो है उसको धीरे धीरे परित्याग करने की कोशिश करनी चाहिए। काम की चिंताओं का बोझ दफ्तर या कार्यस्थल पर ही रहने देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही गुरुदेव ने। देखिए कितने सूत्र इसमें बताए हैं कि जिससे मनुष्य की मनस्थिति व्यवस्थित रह सकती है। इसमें 5-6 सूत्र इसमें दिए गए हैं, और ये सब हमारे लिए व्यवहारिक सूत्र हैं, बिल्कुल एकदम सुपाच्य और व्यवहारिक। कि कभी कभी इस तरीके से होता है कि हम जब ऑफिस में अच्छे से काम नहीं कर पाते तो उसका बोझ घर पे लेके चले जाते हैं, और बोझ उसका जो है फिर दिन रात बने रहता है, तब तक कम नहीं होता है जब अगले दिन जाकर उसको पूरा का पूरा से कॉम्पनसेट ना किया जाए। इसलिए प्रयास यही रहता है कि भरसक अपनी कितनी मेहनत हम कर सकें। अब इसमें ये नहीं है, इसमें ये बात नहीं होती कि परिणाम आएगा तभी संतुष्टि मिलेगी। अपनी तरफ से भरसक मेहनत करने पर भी कि जो हम अपना लगा सकते थे उसमें अगर लगा दिया जाए। इसमें एक बात बहुत अच्छी कही गई है कि काम को प्रतिष्ठा का प्रश्न मान के किया जाए, कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर करें, उसके बाद तो उसी जगह छोड़कर हंसी खुशी हल्की फुल्की जिंदगी जीना ही अच्छा रहता है। तो जब हम लोग जो है भरसक प्रयत्न करके अपना जो करते हैं अपनी ड्यूटी आवर्स में काम करते हैं, उसके बाद फिर उसकी चिंता फिर घर पे नहीं आती है। आजकल वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है ये भले ही थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है, लेकिन इसमें बहुत सारी हानियां पैदा हो गई हैं। घर में रह के उतना बात नहीं बनती, घर में डिस्टरबेंस और वो सारी मनस्थिति भी व्यक्ति को उस तरीके से नहीं बन पाती है। तो घर और काम जब मिक्स हो जाता है तो व्यक्ति को ना तो ये समझ में आता है कि हमारा घर कब है, और ना ये समझ में आता ऑफिस कब है। तो स्थिति बनती है कि 24 घंटे ऑफिस बना रहता है घर में। तो इसलिए जो है ये ठीक तो है, फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी
का बहुत ही कम लोग जो है उसका सदुपयोग कर पाते हैं, या बहुत कम परिस्थितियों में उसका सदुपयोग हो पाता है। अन्यथा तो बस यही रहता है कि पूरा 24 घंटे या तो ऑफिस बना रहेगा, 24 घंटे पूरा घर बना रहेगा। तो ये वाला जो है, तो जब हम लोग ऑफिस में ही अपना जो पूरा का पूरा काम करके और भरसक मेहनत करके उसको वहीं का वहीं छोड़ देते हैं, तो एकदम हंसी, हाँ, हंसी, हल्की फुल्की हंसी खुशी वाली जिंदगी जो है फिर अपना घर पे आके उसको व्यतीत कर सकते हैं धीरे धीरे। किंतु लगातार इस तथ्य पर अमल करने से ऐसी स्थिति आने नहीं पाती है कि इसको तनाव जैसी स्थिति में हमें बैठना पड़े। मानसिक स्तर पर जीवन क्रम को ऐसा संजोया जाए, इस पर सुसंयत किया जाए कि आए दिन जो तनावजन्य परेशानियों का सामना ही ना करना पड़े। चिंतन और जीवन शैली में ठीक तरह से सामंजस्य बिठाकर चलने और हंसने हंसाने के आदतों का अपनाकर तनाव से एवं तद्जन्य व्यथाओं से सहज ही छुटकारा पाया जा सकता है। तो इसमें ये बताया कि चिंतन प्रणाली और जीवन शैली में, है ना? जबकि होता है हम सोचते हैं कुछ, हमारी जीवन शैली किसी तरीके से चल रही होती है, व्यवहार में वो संभव नहीं होता है। तो चिंतन प्रणाली और जीवन शैली दोनों का ही इसमें सही से सामंजस्य बिठाएंगे तो हँसते हँसाते जो है अपनी जीवन बीतता हुआ चला जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो मेरा निवेदन है कि बाकी सभी लोग भी अपनी राय इसमें रखेंगे। जी, बहुत बहुत वरिष्ठ लोग इसमें जुड़े हुए हैं जिनका जीवन भर का अनुभव है, तो इसमें अपनी बात जरूर रखें। धन्यवाद। जी अच्छा, प्रणाम। जी डॉक्टर साहब। हाँ, गुरुदेव ने तो लगभग सारा ही जितनी समस्याएं होती हैं घरों में, अपने में, काम में, आपसी संबंधों में, सारी ही चीजों का सॉल्यूशन एक छोटी सी आज के इस विषय में मनस्थिति को सुव्यवस्थित बनाए, निचोड़ करके रख दिया है कि इतना भी अगर आप अच्छे से इसको समझ लेते हैं और उसके बारे में मनन चिंतन करते रहें तो बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो यहीं पर खत्म हो सकती हैं। इसमें जो पहली चीज तो जो अभी आपने भी चर्चा की कि गांव के वातावरण में और शहर के वातावरण में कितना फर्क आजकल हो गया है बच्चों का चिंतन मनन और उनका जो कब सबसे बड़ी बात तो मैं समझता हूँ कि हम जो बच्चों का आज डेवलप कर रहे हैं अपने, उसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसी में छिपी हुई हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे, उस काम कुछ न करे, उसको बस सब कुछ उसको उसके हाथ में मिल जाए और उस न उससे कुछ हम कहें, पानी का गिलास भी उसके हाथ में दिया जाए, खाना भी बिल्कुल, थाली भी वो अपने आप नहीं, वो हम ही उठा कर उसकी रखें। ये एक बहुत बड़ा गलत रास्ता हमने अपनाया है, खासतौर पर मेरा ख्याल है हमारी जनरेशन ने तो ये किया ही है, जिसका फल आज मेजोरिटी भुगत रही होगी। और हम खुद भी, मैं तो खुद भी कहता हूँ मैं भुगत रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो दबाव हमने बच्चों पर बनाए रखना था, जिसको जिस दिशा पर उनको चलाना था, कहीं ना कहीं चूक तो हमसे हुई है। भले ही आज बच्चे सब अपनी तरफ से संपन्न है, सब कुछ है, आप बाहर भी हैं तो वहां भी उनको सब कुछ काम करना पड़ रहा है, खाना भी बनाते हैं, काम भी करते हैं, डॉक्टर्स को भी पढ़ाते हैं, अपना भी पढ़ते हैं, और ठीक है, एक वो हो गया, दूसरा भी जहां भी जिसको जाना पड़ता है कर रहे हैं। बट जो हमने जिस परिस्थितियों में गांव में अपना पढ़ाई की, उठे किसी बिना किन्हीं सुविधा साधनों के अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और परमात्मा ने बहुत अच्छा रास्ता हमें दिया और हमें सुख सुविधाएं सब किस्म के हमने की है, किया है। तो मेरा मानना यह है कि खास तौर पर जो अभी हमारी ये जनरेशन है जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, जहां तक हो सके प्रयास ये करें कि बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए। जितना काम हो सकता है वो अपना काम करें, चाहे उनको उनका पढ़ाई में नुकसान हो, कुछ भी हो। अभी आपने एक दो दिन पहले, कुछ दिन पहले एग्जाम्पल दिया था कि 99% मार्क्स आते हैं या 50% मार्क्स आते हैं, 70% मार्क्स आते हैं, उसका फर्क इतना नहीं पड़ता बच्चे की जिंदगी में जितना उसके अपना वो
किस रास्ते से वो चल रहा है और क्या कौन कैसी आदतों को अपना रहा है, कितना अपना ध्यान रख रहा है, कितना परिवार का और कितना आपसी तालमेल उसमें बिठा पा रहा है। तो एक बात तो ये हुई कि जो हम बच्चों का डेवलपमेंट है उसके बारे में हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि अब हम उससे आज तो कुछ काम नहीं कराते हैं, कल को उसको सब करना पड़ता है। सर्विस लगती है, दूसरी सिटी में जाता है, वहां उसको बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है। अगर हम उसको अपने पैरों पर खड़ा करें, उसको सब कुछ काम करना सिखाएं, खाना बनाना भी उसको आना चाहिए, सब कुछ घर मैनेज करना उसको आना चाहिए, अगर ये हम कर लेते हैं, नहीं होता तो क्या होता उसको अब हम बच्चा दूसरी सिटी में रह रहा है, उसको कितनी परेशान वो हो जाता है, किसी तरह से अपना किस तरह से खाना खाए, क्या करे। अब ये रेस्टोरेंट्स और या जो अभी बात आपने रखी कि एक स्टेटस बन गया है कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, महीने में 15 दिन 10 दिन जिस भी है, बाहर का खाना खाया जाए, बाहर जाया जाए। ये कितने स्टेटस सिंबल्स, कितनी गंदगी वो बच्चे खा रहे हैं, ये जस्ट उसको देखें कितना बुरा, कितना किस तरह का तेल वहां खाना खा रहे हैं, किस तरह की गंदगी है उसमें। देखने में आपको चमक धमक दिखती जरूर है, बट वो खाना किसी तरह से नहीं, वो तो जहर ही है मैं कहूंगा, जिसको बच्चे खा रहे हैं, आज समाज खा रहा है, और जिस रास्ते पर बच्चे चल रहे हैं आज के, जो उनका स्टेटस सिंबल बन गया है। एक का नहीं, लगभग मेरे ख्याल 90% बच्चों का, आज के युवाओं का यही हाल है कि वो जीवन की यथार्थता क्या है उस तरफ को पा रहे हैं, और किस तरह चलना चाहिए उनको इसका ज्ञान बिल्कुल नहीं है। उसका क्या कारण रहा है, कैसा है, हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, समाज क्या रिस्पॉन्सिबल है, उनका अपना फ्रेंड सर्कल कितना रिस्पॉन्सिबल है, ये सब चीजें सोचने की हैं। और बहुत ही अच्छा है कि जैसे गुरुदेव ने कहा है कि यहाँ पर खाली बैठे रहने होगा। गांव में भी आज देखते हैं आप लोग जो होते हैं, हमारे जो खासतौर पर जो मेल्स हैं, वो कम काम करते हैं, अपना बैठ करके गप्पे करना है, ताश खेलना है, दुनिया भर का लोगों की बेमतलब की बुराई करना, सुनना सुनाना है। जबकि महिलाएं बहुत सारा काम करती हैं, घर मैनेज करती हैं, और हर तरह से अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपने पास पड़ोस को अपना निभाना वो जानती हैं, करती हैं। बहुत ही अच्छी बात है, इसमें महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। जबकि और शहरों में तो आज ये हो गया कि आपको जो रह रहे हैं तो उनको ये पता नहीं कि मेरे सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है और मेरे ऊपर कौन रहता है, नीचे कौन रहता है। इतना उनके ऊपर प्रेशर है, इतना वो परेशान है। वाइफ हस्बैंड भी हैं तो उनको वही घर की काम की और ऑफिस के काम की और ये और बच्चों को संभालना, ये करना वो करना, क्योंकि वो चीज तो रही नहीं कि आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली हो, पेरेंट्स साथ रह रहे हों, भाई बहन साथ रह रहे हों, उनका सहयोग लिया जा रहा हो। मेजोरिटी आप आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, वाइफ हस्बैंड हैं, ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा 2 बच्चा है, उनको कैसे मैनेज करें, अपने को कैसे मैनेज करें, ये सब बातें हैं उसमें। अब यही है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा कितना काम, अभी झाड़ू लगाना, कपड़े धोना जैसे काम अभ्यस्त हाथ करते रह सकते हैं, अगर हम सीखें उसको शुरू से कराना जाने तो ये काम हो सकते हैं किसी तरह से भी है। दूसरों से अपेक्षा, दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षा न करना भी एक कारगर उपाय है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हम अपना काम अपने हाथ से कर रहे हैं, जैसे गुरुदेव करते थे, सब काम वो कोशिश करते थे कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते थे, और अपने कपड़े भी अपने हाथ से धोया करते थे। इतना ना भी हो सके तो जितना आपके पास समय है उतना आप घर के कामों में सहयोग दें, बच्चों से कराएं। और इसमें हमारे जो हम लोगों का एज पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो विक्षिप्तता तनाव से बचने के लिए जरूरी है कि अपनी अपेक्षाओं को कम किया जाए। मैं तो इसका सॉल्यूशन सबसे बढ़िया समझता हूँ कि आप घर के हर एक काम को A to Z, अगर 4 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स, हर आदमी सोचे कि ये काम मेरा है, तो ये विक्षिप्तता तनाव जैसे परिस्थिति मेरे ख्याल उपज नहीं सकती। तो ये जरूरत यही है कि हम अगर जितने भी लोग हैं वो समझ सके हर काम, ये काम मेरा ही काम है, मैं ही कुछ करूं। हर आदमी कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा काम अपनी तरफ से वो करने की कोशिश करे, ताकि
जो सभी काम हैं, चाहे किचन का काम है, चाहे साफ सफाई का काम है, चाहे और काम है, वो सारे ही अपने, चाहे बाहर वालों के साथ में रिलेशन से वो रखना है, पास पड़ोस का ख्याल रखना है। और ये प्रफुल्ल चंद जी का जो गुरुदेव ने उदाहरण दिया है, ऐसी सबकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के लिए। हमने जिस समाज से हमको मिला है, हम आगे बढ़े हैं, आज हम अपने हमारी आंखें खुली हैं, हमारे परिवार आगे बढ़ा है, हम संपन्न हुए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज के बारे में भी उतनी ही चिंता करें, उसके लिए जितना हो सके। ये हो जाए तो फिर कोई बात ही नहीं है। गुरुदेव जो चाहते हैं, ये एक उसमें से मैं समझता हूँ कि एक मुख्य पॉइंट है जो यहाँ पर उन्होंने प्रफुल्ल चंद्र राय जी का वो किया है। अब अभी मैं भाई साहब से कुछ दिन पहले कह रहा था कि मैं अभी बेंगलुरु में हूँ, तो यहाँ एक पास में एक अनाथालय है, इसकी चर्चा में किसी समय करना चाहता था कई बार। आज फिर यहाँ पर मेरा मन हुआ है कि बात करूं। वहां पर एक दो सज्जन आपस में कोई आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों के बच्चे हैं, अपना अपना घर है। उनके मन में आया कि हम एक अनाथ बच्चों के लिए भी कुछ काम करें। तो दोनों ने मिल करके एक उसके हस्बैंड, जो हस्बैंड नहीं, जिस मेल जो मेंबर हैं वहां पर, उनके पास कुछ जमीन थी, और जो महिला हैं उसके पास भी ये काम करने का, और पास पास ही कहीं रहते होंगे, तो उन्होंने अपनी जमीन दी, इसमें काम करेंगे। और वो दोनों मिल करके आज वहां पर 55 बच्चे हैं जो अनाथ बच्चे हैं। उसमें से 5-6 बच्चे तो मानसिक रूप से विकलांग हैं। हम जाते हैं, मैं तो पिछले शायद मकर संक्रांति या उससे पहले, हाँ, नवंबर के महीने में गया था, नवंबर लास्ट वीक में। तो उसके बाद 4-5 विजिट हमने वहां कर ली है। आज भी मुझे बाहर निकलना था, तो मुझे लगा मेरे हमारे घर में यहाँ पर सब्जियां इतनी हमने उगाई हैं, ये किया वो किया है। तो आज मैंने अभी उनको फोन किया कि आप, हमारे घर में बहुत सारा सामान है और ये है वो है, आप आके यहाँ पर आ सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये चिंता ये रहती है कि देखो, एक आदमी जिनके पास घर गृहस्थी है, बच्चे हैं, वो 50-55 बच्चों को पाल रहे हैं। तो हम सबकी एज मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी फर्ज नहीं बनता कि हम उनके लिए कोशिश करें। अब वहाँ हम देखते हैं कि खाने की चीजों के लिए भी प्रॉब्लम है। वो बेचारे अपना एक छोटा सा विद्यालय बना रहे हैं, उसके लिए भी अपना उनके पास अभी साधन नहीं जुट पा रहे हैं। कुछ कुछ जो लोग हैं वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो, अगर हम आपस में मिल करके सभी लोग समाज के इस तरह की समस्याओं का समाधान के बारे में सोचें, तो मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग बहुत कर सकते हैं। और गुरुदेव इसी तरह के कामों को चाहते हैं। हमारा व्यवहार, हमारी तरफ से सहयोग ऐसी जगहों पर, ऐसे संस्थाओं पर है, उस पर उनको, गुरुदेव को मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी इस पर होती होगी कि किस तरह से हमारे बच्चे, हमारे जो समाज का काम हो रहा है। और एक दूसरे की गलती ढूंढने का, उस आदमी को गलती दोनों से होती है, जहां गुरुदेव ने यहाँ पर भी कहा है गलतियां होती हैं। अगर हम काम करते जाएंगे तो गलतियां हमसे जरूर होंगी। और गलती ढूंढने के बजाय अगर हम दूसरे को अप्रिशिएट करें, भैया आपने ये काम कर दिया, ये जब भावना तभी होगी जब हम ये समझेंगे कि सब काम मेरे हैं। जैसे मैंने सोचा कि भैया बर्तनों को लगाना है, चाय बनाना है, खाना बनाना है, ये काम मेरा है। अगर दूसरा कोई कर दे रहा है तो उसमें उसको धन्यवाद देने के, उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसकी गलती ढूंढने के, हम उसको अप्रिशिएट करना चाहें, थैंक यू बोलना सीखें, हर काम को, उनके काम को अप्रिशिएट करना सीखें, और अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा घर का काम करना सीखेंगे, तो मेरा ख्याल है ये जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो हमारी कम हो सकती हैं। और काम की चिंताओं को, बोझ दफ्तर से, कार्यस्थल से घर लाना जो है, ये तो सभी के साथ में होता है, हमारे साथ भी बहुत हुआ है। उस समय शायद हम लोग इसको नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आज सभी का ये है कि जो वर्क प्लेस का टेंशन घर में आता है, तो उससे जरूर घर में टेंशन बढ़ता है, और घर की जो है शांति भंग होती है, ये मेरा ख्याल है। मैं भी इसको गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है हमको। और जो भी बातें हैं, ये आज की 2 पेजों में जो समझा रखा है हमको, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, हमारे जीवन से संबंधित है। और हम सबको इस पर खूब मनोचिंतन करना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जरूर उसको पढ़ना चाहिए। और जितना हो सकता है हमारा अपना जो
अपना सुधार है, हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार। आपका इतना अनुभव है और उसके साथ में जो आपसे अनुभव, आपके अनुभवों से सीखने को मिलता है, गुरुदेव की बातों को व्यवहारिक रूप से आपने जीवन में प्रैक्टिकल किया और कर भी रहे हैं, तो इससे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विनायक भैया, आपका हैंड रेस है जी। जी भैया प्रणाम, सभी को राम राम। आज का विषय भी बहुत अच्छा है भैया, और आज का वाचन से लेके आपका जो प्रस्तुतिकरण रहा है वो भी बहुत बढ़िया रहा है भैया। तो मेरे को इस विषय से एक छोटी सी कथा ध्यान में आती है, मैं वो सुनाना चाहूंगा, वहां से शुरू करना चाहूंगा। कि एक कथा थी, इसमें एक रोगी रहता है, उसके पेट में बहुत दर्द रहता है और आंखों में जलन रहती है। तो स्थिति ये रहती है, वो जाता है वैद्य के पास, तो वैद्य उसे पेट के लिए एक चूर्ण देते हैं, बोलते हैं गर्म पानी में घोल के पी जाना, और आंखों के जलन के लिए लगाने के लिए कुछ और अलग चूर्ण देते हैं, उसको बोलते हैं इसको पानी में मिला के थोड़ा गीला करके क्रीम जैसा इसको लगा ले। तो आता है, दो पुड़िया देते हैं, दोनों पुड़िया लेके आता है घर पे, और गलती से पुड़िया अदल बदल हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। तो जो पुड़िया आंख में लगानी थी वो पुड़िया वो पानी में मिला के घोल के पी जाता है, और जो पेट के लिए थी वो आंख में लगा लेता है, और बाद में बहुत परेशान होता है और दुखी होता है। तो अब इसमें गलती उस वैद्य की थी या दवाई की? तो गलती तो इनकी नहीं थी, गलती उस व्यक्ति की बेवकूफी थी, जो उसने ऐसी गलती की और ध्यान नहीं दिया और पुड़िया ऐसे मिला के। तो फिर यहाँ से ऐसे ही फिर ले आते हैं वो हमें अपने जीवन पे, कि भगवान ने हमें अपना जो जीवन दिया है उसमें दो पुड़िया दी है, तो एक है दिल और एक है दिमाग। तो ये जो दोनों पुड़िया है, हम भी जो आज सांसारिक उसमें फंस गए हैं, तो उसमें उन्होंने भगवान ने दो पुड़िया दी है, हम भी उस दो पुड़ियों को एक्सचेंज करके जो दिल ईश्वर में लगाना था वो दिल संसार में लगा लिए, और जो दिमाग जो संसार में लगाना था वो हमने अपनी बेवकूफी से ईश्वर में लगा लिया। तो भगवान के साथ दिमाग लगा के काम कर रहे हैं और संसार के साथ दिल लगा के काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कामनाएं, यहाँ से मुझे बात शुरू करनी थी कि यहाँ से मैं कामना पे आऊंगा, कि जैसे आज कामना की बात की गई है, आज बहुत अच्छे से गुरुदेव जी ने लिखा है कामनाओं पे, अपेक्षाओं पे, फिर कामनाओं से जनित जो उत्तेजना है, मन की अव्यवस्था है। तो आज हमें मन की शिक्षा की जो बात की है, मन की शिक्षा कहीं नहीं, हमें सब कुछ पढ़ाया जाता है। आज कामनाओं की पूर्ति को ही सब कुछ समझा जाता है कि भाई कामना, जबकि आप देखेंगे एक कामना पूरी होती तो फिर दूसरी कामना आती है। वो आग में घी का काम होता है, जैसे आग में घी डालते हैं तो आग बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हम एक इच्छा पूरी करते हैं और फिर कुछ दिन बाद उस वस्तु की कोई कीमत नहीं रहती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नश्वर है, वो सांसारिक वस्तु ही। तो इस पे बात थी मन की शिक्षा की। तो हमारे यहाँ काम को भी पुरुषार्थ कहा गया है, इसे हेय नहीं माना गया है। तो काम के लिए भी परिश्रम करके उस कामना को करना, उस कामना को पूरा करना एक पुरुषार्थ है, पर उस पे एक मर्यादा होनी चाहिए, एक नियमन होना चाहिए जिसकी शिक्षा हमें नहीं है। उस मर्यादा को ही धर्म कहा गया। अब वो हम किसी पक्ष में समझे, धर्म का एक पक्ष, चाहे वो खाने की मर्यादा हो, चाहे किसी सांसारिक वस्तु की मर्यादा हो, कोई भी वस्तु है, कोई भी इच्छा है, तो प्रकृति से हम अगर कुछ ले रहे हैं तो उसको अपनी, जैसे बताया गया कि गांव में मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते हैं, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन यहाँ पे शहर में तो कहीं ना कहीं हमें वो मर्यादा नहीं है, वो नियमन नहीं है, क्योंकि उसकी शिक्षा ही नहीं है कि उसे फुल स्टॉप कहाँ लगाना है और किस नियम में बांधना है, जिसके कारण से कामना उच्छृंखल घोड़े की तरह इधर उधर भागती रहती है और हम उसी के पीछे उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, जो कि आज पूरी
इसमें विस्तार से गुरुदेव जी ने उसको लिखा है। तो इतनी बात रखनी थी भैया जी। सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक बहुत बढ़िया बात कही है। तो बातें तो होती हैं, लेकिन किसी को कहने के तरीके जो है बहुत ही बढ़िया होते हैं। कि ईश्वर के साथ तो हम दिमाग लगा रहे हैं। ये सब कल कल ही हम लोग पढ़ रहे थे उसमें चीज कि भगवान को सिद्ध करने के लिए तर्क चाहिए, है ना। और दुनिया को जो है बिल्कुल दिल से स्वीकार कर ले रहे हैं। तो हाँ, कोई तर्क नहीं है, बस जो चीज आई बस उसको बिना सोचे समझे सब स्वीकार कर लिया। ये बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत सुंदर। कि दुनिया के साथ तो दिल लगा रहे हैं, भगवान के साथ दिमाग लगा रहे हैं। जी, मीना दीदी। जी प्रणाम भैया। एक जी प्रणाम। प्रश्न उठ रहा था। वो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हम अपने अपने अनुभवों से, जैसे हम लोगों ने जो चीजें, जैसे डॉक्टर साहब ने अपने समय पर देखा होगा, तो बच्चों के साथ जो उन्होंने बताया, ये बातें हुई हैं। और निश्चित रूप से हम दोषी भी रहे इन चीजों में, लेकिन कई और चीजें भी भैया देखने को आ रही हैं कि, और उसका नुकसान जैसे ये है कि अब हम तो इसी मार्ग पर गुरुदेव जो बता रहे हैं चल रहे हैं, लेकिन जो घर के अन्य व्यक्ति हैं, ना वो इन बातों को सुन रहे हैं, ना इस पर अमल करना चाहते हैं। तो परेशानी इसीलिए आती है कि फिर व्यवस्था नहीं बन पाती घर में। एक ही व्यक्ति पर सारा दारोमदार जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, और दूसरे लोग उस तरफ वो कहते हैं ये इनकी अपनी इच्छा से ऐसा कर रहे हैं तो करते रहें। एक तो ये बात थी। दूसरा एक और बात थी भैया कि जैसे आपने गाँव की बात की, तो ये ठीक बात है कि वहाँ संतुष्ट केवल वो लोग उस स्थिति तक रहते हैं जब तक वो शहरों तक उस जीवन को नहीं देखते, या जैसे ही उनके पास थोड़े से भी साधनों की उपलब्धि होती है, तो सारे इसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे शहरों के प्रति बड़ी लालायित रहते हैं वो। जैसे आपने भी देखा होगा कि अगर गाँव का कोई व्यक्ति उसी वातावरण का हमारे इस शहरी माहौल में आके रह जाए, तो उनको ये आकर्षण इतना खींचता है कि वो भी इसी तरीके का जीवन जीना चाहते हैं। तो प्रयास सबके यही चल रहे हैं। तो एक और बात मैं इससे पूछ रही थी कि अगर जैसे हम बच्चों को, या जो भी है, जो भी लोग हैं, किन्हीं चीज़ों के लिए जो अनुशासन में बाँधते हैं, पर मैंने ये भी देखा कि अनुशासन में एक समय तक आपने बाँधा, लेकिन जैसे ही वो उससे फ्री होते हैं, तो वो संस्कार कहीं न कहीं फिर से वो, मतलब वो इस जीवन को जीना चाहते हैं, जो ये इंद्रिय भोग कहिए आप इसको, या ये उच्छृंखलता कहिए। क्योंकि मैं तो यहाँ देख रही हूँ ना, और ये जो व्यक्तिगत अनुभव भी है, ये गाँव के जीवन की भी, इन चीज़ों को भी हमने देखा है, और घर के अनुशासन को भी देखा है, और फिर जब उससे छूटते हैं वो भी देखा है। तो एक और बात आती है, क्योंकि हमारे उपनिषद भी कहते हैं कि जब तक आपकी सांसारिक इच्छाएँ पूरी नहीं होंगी, तो आप अध्यात्म की ओर नहीं जा सकते। तो यहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न सा चल रहा था, और ये बहुत जिसे कहते हैं ना कि मेरे अभी इस वीक में कुछ घटनाएँ ऐसी हुई हैं, तो बिल्कुल करंट जिसको बोलते हैं वो है। तो कृपया कुछ समाधान देने की कृपा करें। जी दीदी, देखिए, इसमें एक बात, ये धर्म यही काम करता है, तो हमें मर्यादा सिखाता है। कहते हैं ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो है अध्यात्म के, जिसको कहनी चाहिए, चार परम पुरुषार्थ हैं आध्यात्मिक जीवन जीने के। तो सबसे पहले ही धर्म सिखाया जाता है। आज सबसे पहले जो है उपार्जन सिखाया जाता है ना। लेकिन अध्यात्म का ये है कि सबसे पहले धर्म सिखाया जाता है कि जो संसाधनों का उपयोग करना कैसे है, उपयोग, उसको उपार्जन तो बाद में करेंगे, सबसे पहले तो मर्यादा ही सीखी जाए। तो धर्म पहले आता है, फिर अर्थ की बात आती है। आज बच्चा पैदा होता है, उससे पहले ही अर्थ, बेटा कमाना कैसे है। 2.5 साल का हुआ नहीं कि बेटा तुम्हें बड़े से बड़ा पैकेज लेना है, तो 2.5 साल से ही जो है उसको, 3 साल से उसको उसी स्तर की शिक्षा और ये सब चालू हो गया। तो तो जो संसार जो होता है, और फिर कामना पूर्ति की बात कही गई कि हम किस हद तक कामनाओं को पूरा करें, है ना। तो कामना तो कभी पूरी होती नहीं है। ये तो समझदारी से ही, प्रज्ञा बुद्धि से ही व्यक्ति को जो है, प्रज्ञा बुद्धि विकसित होने से ही व्यक्ति को ये देखना पड़ता है कि कौन सी कामनाओं को पूरा किया जाए, कौन सी कामनाएं शमन की जाए, है ना। संसार में कहता है कामना की पूर्ति कैसे करनी है, और अध्यात्म सिखाता है कामनाओं का शमन कैसे करना है। तो इसलिए जो है व्यक्ति को अपना अध्यात्म मार्ग ही चुनना पड़ता है, कि अगर वो अध्यात्म मार्ग पे चलेगा तभी संसार के भोग को भी ठीक से कर पाएगा।
नहीं तो सारे के सारे भोग भी नहीं किया जा सकते, व्यक्ति की क्षमता इतनी नहीं कि सब पूरे संसार को भोग ले। वो तो बस थोड़ा सा ही निश्चित मात्रा में और निश्चित अवधि तक ही एक एक स्तर तक ही भोगों को भोग सकता है। तो अध्यात्म हमें यही सिखाता है। गुरुदेव ने जहाँ पे भी कहा संयमित जीवन जीने की बात कही, और संयम भी उन्होंने बता दिया कितने कितने क्या क्या तरीके के संयम करने हैं। और बाकी आपने कहा कि जब तक बच्चे उसमें रहते हैं तो वो उनको जो है उनकी वो सारी की सारी चीजें उनके कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में उनके ये संस्कार बन के स्टोर हो जाती हैं। अब जैसे थोड़ा सा उनको छूट मिलती है तो जो प्रैक्टिकल करना चाहते कर लेते हैं, लेकिन उस प्रैक्टिकल के जब दुष्प्रभाव आते हैं तो तुरंत सीख जाते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं, दुष्प्रभाव आने से तुरंत समझ जाते हैं। और उनको बैक होने में परेशानी नहीं होती है फिर, क्योंकि वो उस स्तर का जीवन पहले जी चुके हैं। लेकिन जिन्होंने कभी उस तरह का जीवन ही नहीं जिया, इन्होंने शुरू से ही भोगवादी उसमें रहे हैं, तो वो फिर आगे जाके उनके लिए वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता है। केवल पतन के अलावा फिर उनके पास कुछ बचता नहीं, या तो जीवन को नए ढंग से शुरू करें या फिर पतन की ओर आगे बढ़ते जाएं। लेकिन जो जिन बच्चों को संस्कार मिले हुए हैं, चाहे भले ही वो कुछ देर के लिए प्रैक्टिकल करने के लिए संसार में उसमें विभूतियों में खो जाएं, संसार के चकाचौंध में खो जाएं, लेकिन थोड़ा सा ही एहसास होगा तुरंत जो अपने पथ को बदल भी लेते हैं वो लोग। जी दीदी। जी भैया, धन्यवाद। जी दीदी धन्यवाद। शर्मिला दीदी आपका हैंड रेज है जी, कुछ कहना चाह रही हैं? जी भैया, वो अध्यात्म के रास्ते में चलने का एक और भी सूत्र है कि जीवन में जो भी परिस्थिति जैसे भी आए उसे हम खुशी खुशी अपना ले, उसको एक्सेप्ट कर ले। जैसे पहले के जमाने में इसका सबसे अच्छा चीज हमको मिलता है हमारे आगे के जनरेशन में, जैसे हमारे नाना नानी, दादा दादी, तो वहाँ एक संयुक्त परिवार का एक माहौल रहता था, सब कोई संयुक्त परिवार में रहते थे, लेकिन वे लोग कितने खुश थे। बड़ा परिवार था, कितने बहुत सारे बच्चे भी होते थे, रिश्ते भी बहुत किस्म के होते थे, लेकिन फिर भी उन लोग एक दूसरे को अपनाते थे। दोष गुण सब में जो भी रहता था उनको अपना के वे लोग अपना जीवन जीते थे। तो ये जो शैली है, ये अगर हम लोग अपने में अपना ले हम लोग सब, तो हम लोग जरूर एक खुशहाल अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं, है ना भैया? बिल्कुल दीदी। और इसको अपनाया भी जाएगा, व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं है, उसको इन्हीं सब जी चीजों में वापस लौटना ही पड़ेगा। इसके जी। इसके सिवा कोई भी समाधान हमारे पास बचा नहीं है। हाँ और हाँ। जो लोग वो इसकी इंतहा तक पहुंच चुके हैं वो लोगों ने वापस भी लौटना शुरू कर दिया है। जी तो बिल्कुल यही सही। होना है। हाँ। आज और वहाँ की जो मटेरियलिस्टिक जो एनवायरनमेंट है, वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनके बच्चे ठीक तरीके से बड़े नहीं हो पा रहे। हमारे संस्कार जो है, हमारे जो पूर्वजों का जो शिक्षा है, जो उनके जीने की कला है, जीने की रीति है, वो हमें सहन करने की शक्ति देते, सहनशीलता को अपनाना सिखाते हैं, बड़ों की इज्जत करना सिखाते हैं, जो कि वहाँ मिलता नहीं है। इसलिए वे लोग खुद पे खुद अब हमारे देश में वापस भी आना चाहते हैं। और ये जो संयुक्त परिवार का जो हमारे समाज में थी, मेरे को तो लगता है उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है कि अच्छे तरह से जीवन जीने का। इतना अच्छा कोऑपरेशन रहता है एक दूसरे के साथ, साझेदारी रहती है, फिर एक सहनशीलता भी रहती है, मर्यादा भी रहती है, एक दूसरे को मर्यादा भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, छोटे बड़ों का आदर भी करते थे, और बड़े छोटों को बड़े स्नेह से भी देखते थे। तो ये चीज अगर हमारे साथ अभी हम लोग इसको अपनाएं, तो ये हमारे जिंदगी को बहुत ही सुंदर और बहुत ही आनंदमय कर सकेगा भैया। इसका अभाव हमें अब आजकल लगता है, हमें खुद भी लगता है। सब बिल्कुल फैमिली बिल्कुल हो दीदी चुकी है, बिल्कुल। परिस्थिति, हाँ। ये एनवायरमेंट हमें नहीं मिल रही है, और ना ही हम बच्चों जी को वो जी। सब दे। जी दीदी बिल्कुल, ये बहुत सही कहा आपने, और हमें इसी तरीके से ये करना होगा। तो आइए इसी के साथ में समय भी काफी हो गया, तो आज की कक्षा को हम सब लोग यहीं विराम देते हैं, और इस चैप्टर को खूब हम लोग मनन चिंतन करेंगे
इसी के साथ मैं ये कक्षा को समाप्त करते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को जो है और ऋषि सत्ताओं को अपना हृदय से धन्यवाद देते हुए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम।